नमस्ते दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं चट्टानों की। और आज की क्लास में हम जानेंगे चट्टानों के महत्व एवं उत्पत्ति चक्र के बारे में। जो आज की हमारी क्लास का उद्देश्य है, आपको बताना कि चट्टानों की उत्पत्ति कैसे हुई है। जी हाँ, चट्टानों का मतलब वही है जो आप समझ रहे हैं। इसका मतलब होता है शैल, पत्थर या पाषाण से। पत्थर, पाषाण या सैल, ये तीनों एक ही शब्द है जिसको इंग्लिश में रॉक लिखा जाता है। रॉक यानी कि चट्टाने। चट्टाने मनुष्य के जीवन में बड़ी ही महत्वपूर्ण है। वो इतनी महत्वपूर्ण है कि आपको जान के हैरानी होगी कि प्रत्येक देश की, किसी भी देश की इतिहास की पुस्तकें चट्टान के कालों से शुरू होती है, यानी कि पाषाण काल से शुरू होती है। चट्टाने ही वो पदार्थ है जिसका प्रयोग करके मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा, तथा उसके बाद मनुष्य ने औजार बनाए चट्टानों का प्रयोग करके, और चट्टानों और पत्थरों का प्रयोग करके ही मनुष्य ने हथियार बनाना सीखा। तो चट्टाने मनुष्य के जीवन में सदैव ही महत्वपूर्ण रही है, इंपॉर्टेंट रही है। चट्टानों का महत्व केवल इसलिए नहीं है कि उसका प्रयोग मनुष्य प्राचीन काल से करता हुआ आया है, परंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो चट्टाने यानी कि पत्थर हमें विज्ञान के बारे में काफी सारी सूचनाएं देते हैं। जैसे कि चट्टानों के अंदर जब उनका निर्माण होता है तो उनके अंदर पूरा चुंबकीय जानकारी संचित हो जाती है। इसके अतिरिक्त चट्टानों के अंदर जीवाश्म भी पाए जाते हैं। जीवाश्म पाए जाते हैं जिसे हम फॉसिल्स बोलते हैं। ये जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स का अध्ययन करके मनुष्य पृथ्वी में स्थित सभी प्रकार के जीव जगत तथा मनुष्य की उत्पत्ति के क्रम विकास को जान पाता है। यानी कि क्रम विकास का अध्ययन करने के लिए तथा पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को जानने के लिए भी चट्टानें बड़ी ही महत्वपूर्ण रही हैं। परंतु दुख की बात यह है कि मनुष्य ने अभी तक जो है चट्टानों को जो समझा है वो संसाधन के दृष्टिकोण से हम देखते हैं चट्टानों को, और खनन के क्षेत्र में चट्टानों को देखा जाता है, खनन के विषय में देखा जाता है। परंतु यदि हम देखें तो यदि हम चट्टानों का अध्ययन खनन सामग्री के रूप में ना करके या उससे अतिरिक्त उसके रूप में करें तो चट्टानों को एक निर्माणकारी सामग्री, निर्माणकारी पदार्थ के रूप में समझा जाना अति आवश्यक है। इसीलिए यदि जब हम चट्टानों को एक निर्माणकारी तत्व मानेंगे, तभी हम चट्टानों को या पत्थरों को या पाषाण को सही से समझ पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पाषाण होते हैं, पत्थर होते हैं, ये मानव के विकास से ही उसका साथ देते आए हैं। इसीलिए हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम चट्टानों के बारे में जानें कि चट्टानें होती क्या है, इनका महत्व क्या है। देखिए, चट्टाने, मैंने बोला कि हमको इनको एक निर्माणकारी तत्व के रूप में समझना होगा, यानी कि निर्माणकारी तत्व के रूप में समझना होगा। इनका प्रयोग करके आप काफी चीजें जान सकते हैं। जैसे कि जब हमारे पत्थर यानी कि जिसे मैं बार बार बोल रहा हूं, चट्टानों का अपर्दन होता है, अपर्दन यानी कि घिसाव, अपर्दन या घिसाव होता है तो किसकी उत्पत्ति होती है? मृदा या मिट्टी की उत्पत्ति होती है। यानी कि मिट्टी की उत्पत्ति में चट्टान बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है। इसके अतिरिक्त चट्टानों का जो महत्व होता है, चट्टानों के अंदर बहुत प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं। यानी खनिज तत्वों को प्राप्त करने के लिए ये चट्टान जो है खनिज तत्वों का आधार भी है।
समस्त खनिज तत्व चट्टानों के अंदर से ही पाए जाते हैं, जैसे कि आपके मैग्नीशियम, कैल्शियम और बहुत सारे खनिज तत्व हैं जो मनुष्य प्रयोग करता है अपने दैनिक जीवन में। इसके अतिरिक्त चट्टानों से हमें सभी प्रकार के धातु धातु या बहुमूल्य धातु जैसे कि सोना, चांदी, हीरे, मोती आदि पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मैंने बोला कि चट्टान जो है एक निर्माणकारी तत्व है, प्रत्येक व्यक्ति को इसके बारे में जानना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि चट्टानों के ऊपर ही भूमि का ढाल, चट्टानों का ऊपर ही भूमि का ढाल निर्भर करता है कि किसी स्थान की भूमि कितनी ढलवा होगी, कितनी तीव्र खड़ी ढाल की होगी, यह चट्टानों के प्रकार के ऊपर ही निर्भर करता है। चट्टान जो है केवल भूमि के ढाल को प्रभावित नहीं करती, इसके अतिरिक्त पीने का पानी जो हमें मिलता है, पीने योग्य पानी का भी मूल आधार चट्टान ही है। चट्टानों के माध्यम से ही जो है वर्षा जल जो है भूमिगत हो जाता है और वो धीरे धीरे रिस के मनुष्य तक पहुंचता है। इसके अतिरिक्त हमारा पर्यावरण का जो आधार है, हमारे जो पर्यावरण का आधार है, जैसे जंगल, जमीन, ये सभी चट्टानों के ऊपर बनी हुई है। वर्षा वनों की परत या वनों की परत या उपजाऊ मृदा की परत, ये सभी चट्टानों के ऊपर स्थिर होती है। तो इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को ये जानना चाहिए कि चट्टानें किस प्रकार मनुष्य के काम आती हैं और मनुष्य का साथ किस प्रकार से दे रही है। इसीलिए मैंने आज का जो टॉपिक है चट्टानों के महत्व के साथ पर समझाया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि चट्टानों का हमारे जीवन में क्या क्या महत्व है। चट्टानों का हमारे लिए वैज्ञानिक कार्यों में महत्व है, विज्ञान के क्षेत्र में चट्टानों का महत्व है। चट्टान का महत्व हमारे क्रम विकास को जानने में है, क्योंकि उसके अंदर फॉसिल्स, जीवाश्म पाए जाते हैं। पुरानी जो वनस्पतियां हैं वो उसके अंदर सजो दी जाती हैं और उसके बाद निक्षेपित मलबा उन वनस्पतियों के ऊपर आवरण चला देता है और जिनका अध्ययन वैज्ञानिक कार्बन डेटिंग के माध्यम से करते हैं। उसके बाद चट्टानों का महत्व हमारी उपजाऊ मृदा के निर्माण में है। उपजाऊ मृदा हमें किस प्रकार की मिलेगी, ये चट्टानों के अपरदन द्वारा निश्चित होता है। खनिज भी हमें चट्टानों से मिलते हैं, धातु भी हमें चट्टानों से मिलती है। इसके साथ साथ हमारे को स्वच्छ जल, भूमि का ढाल तथा हमारे पर्यावरण का आधार चट्टानें हैं। तो इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को चट्टानों के बारे में जानना बड़ा आवश्यक है। तो अब जानते हैं चट्टानों की उत्पत्ति कैसे होती है। देखिए, चट्टानों की उत्पत्ति कैसे होती है, इसको समझने के लिए आपको कुछ मूल बातें जाननी होगी। चट्टानों की उत्पत्ति कैसे होती है? चट्टानों की उत्पत्ति के लिए आपको पहले समझना होगा कि चट्टानें बनती कैसे हैं। देखिए, चट्टानों की जो उत्पत्ति होती है वो पृथ्वी के धरातल के नीचे होती है। तो इसीलिए आपको पृथ्वी के बारे में जानना बड़ा जरूरी है कि चट्टानें उत्पन्न कैसे होती है। और चट्टानों की जो उत्पत्ति होती है, चट्टानें, मैंने जैसे लिखा कि चट्टानें एक चक्र का अनुसरण करती हैं। चट्टानें किसका अनुसरण करती है? एक चक्रीय प्रवृत्ति का अनुसरण करती हैं और पृथ्वी में चट्टानें बनती रहती हैं सदैव। पुरानी चट्टानें नई चट्टानों में परिवर्तित होती रहती हैं। तो चट्टानों का जो चक्र है पृथ्वी में अनवरत सतत रूप से कई वर्षों से, कई लाख करोड़ वर्षों से जारी है। पुरानी चट्टानों, नई चट्टानों का बनना, उनका पुराना हो जाना, उसके बाद अपरदन होना और अपरदन के बाद अपक्षय और कई सारी प्रक्रियाओं द्वारा फिर दोबारा से चट्टान का निर्माण होता है। तो चट्टानों का महत्व आपने जान लिया। अब बात करते हैं चट्टानों की उत्पत्ति चक्र की। तो उत्पत्ति चक्र को समझने के लिए आपको पहले कुछ मुख्य बिंदुओं को जानना पड़ेगा कि चट्टानों की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण तत्व क्या है। सबसे पहले आपको ये जानना है, ये हमारी पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है उसका निर्माण जो है प्याज की परतों के रूप में हुआ है। तो हमारी जो पृथ्वी का जो उत्पत्ति है
हमारी जो पृथ्वी की जो अंदर से संरचना है, जो हमारी पृथ्वी की जो संरचना है वो किसकी तरह है? प्याज की परतों की तरह। अतः जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो सबसे अंदरूनी भाग है, पृथ्वी का जो सबसे अंदरूनी भाग है उसे कोर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रोड। इसको इंग्लिश में कोर लिखा जाता है। उसके बाद जो पृथ्वी की जो दूसरी परत है वो है इसकी मेंटल। पृथ्वी की जो दूसरी परत है वो है मेंटल। जो पृथ्वी की जो दूसरी परत होती है उसे हम बोलते हैं मेंटल। हमारी पृथ्वी की दूसरी मेंटल, या इसको हम प्रवाह भी बोलते हैं। और जो पृथ्वी की सबसे भारी परत है, जो पृथ्वी की सबसे भारी परत है, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। इसे क्या बोलते हैं हम? तो इसे हम बोलते हैं क्रस्ट। तो यानी कि हमारी पृथ्वी का जो निर्माण है 3 परतों के रूप में हुआ है। इसकी सबसे अंदरूनी परत सबसे ज्यादा गर्म है, जिसको मैं लाल पेन से बना रहा हूं। इसको क्या बोलते हैं? सबसे अंदरूनी परत को हम बोलते हैं क्रोड या कोर। उसके बाद बाहरी परत को बोलते हैं मेंटल। दूसरी परत को हम बोलते हैं मेंटल यानी कि प्रवाह, मेंटल यानी कि प्रवाह। आप देख सकते हैं। और तीसरी परत जो है हमारी पृथ्वी की सबसे भारी परत, जिसको हम बोलते हैं, तीसरी परत जो है हमारी, तीसरी परत को हम बोलते हैं क्रोड क्रस्ट। इसको हम भूपटल या क्रस्ट 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 भी लिखते हैं, जो कि एक पतली परत के रूप में हमारी पृथ्वी में है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारी पृथ्वी का निर्माण है 3 परतों में हुआ है। पहली सबसे अंदरूनी परत, दूसरी प्रवाह यानी कि मेंटल, और तीसरी सबसे क्रोड। तो भूपटी, प्रवाह और कोण हमारी पृथ्वी की 3 परतें हैं। और दूसरा फैक्ट यह है कि देखिए दूसरी जो हमारी जो परत है प्रवाह और भूपट्टी के बीच में हमारी पृथ्वी में एक ऐसा मंडल है जिसे दुर्बलता मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुर्बलता मंडल। इसको इंग्लिश में एस्ट्रोनोस्फेयर लिखा जाता है। अब ये जो एस्ट्रोनोस्फेयर है ये कोई अलग परत नहीं है, ये जो है हमारे प्रवाह यानी कि मेंटल परत का हिस्सा है। अब ये कैसा है? ये देखिए पिघले हुए प्लास्टिक की तरह है। किसकी तरह है? पिघले हुए प्लास्टिक की तरह है। अब ये पिघला हुआ क्यों है? पिघला होने के इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है कि इसमें जो ऊपर की परत का दबाव पड़ रहा है, और जब ऊपर की परत का दबाव पड़ रहा है तो इसका तापमान बढ़ रहा है। यानी कि दबाव और ताप में सीधा संबंध होता है। दबाव, अगर दबाव, किसी चीज का दबाव बढ़ता जाएगा तो उसका तापमान भी बढ़ता जाएगा। तो दबाव पड़ रहा है किसका? दबाव किसका पड़ रहा है इसके ऊपर? भूपटल का, सबसे ऊपर की पटल का, सबसे ऊपर की परत का। और दूसरा इसके पिघले होने का कारण इसलिए है क्योंकि इसके अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थ है। क्या है? रेडियो एक्टिव पदार्थ। अब ये रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होता है? आपने यूरेनियम तो जानते ही होंगे। यूरेनियम जो पृथ्वी में सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करने वाला पदार्थ है, जिसका प्रयोग बम बनाने में भी होता है। तो यूरेनियम, इसके अंदर यूरेनियम और थोरियम बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है।
तो इस परत के अंदर जब यूरेनियम और थ्योरियम बड़ी मात्रा में पाया जाता है तो इसका जो गलनांक बिंदु है वो नीचे चले गया, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट डिक्लाइन कर दिया है। अब जैसे देखिए मोम का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, और अगर आप नारियल के तेल को अगर धूप में रखेंगे तो वो गल जाएगा। इसी प्रकार से लोहे का जो मेल्टिंग पॉइंट है 1200 डिग्री सेल्सियस से, लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। तो प्रत्येक वस्तु का मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसीलिए अब जिस वस्तु के अंदर कुछ चीज मिल जाती है जिसके अंदर थ्योरियम और रेडियो एक्टिव पदार्थ मिल गए हैं, इसीलिए जो परत है मेल्टिंग होती है। तो ये जो एस्ट्रोस्फेयर है, जो हमारा एस्ट्रोस्फेयर है, आप देख रहे हैं ये जो हमारा है प्रवाह और क्रस्ट के बीच में है। कहां पे है, हमारी दो परतों के बीच में, प्रवाह और क्रस्ट के बीच में। तो यही सारा मटेरियल निकालता है चट्टान बनाने के लिए। हमारा जो पृथ्वी में चट्टान बनाने का जो मटेरियल निकलता है वो किससे निकलता है, हमारा एस्ट्रोस्फीयर से निकलता है। वो किससे निकलता है, एस्ट्रोस्फीयर से निकलता है, यानी कि दुर्बलता मंडल से निकलता है। और दुर्बलता मंडल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि दुर्बलता मंडल दुर्लभ क्यों है, क्योंकि ये दुर्लभ इसलिए कमजोर हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थ है। ठीक है, अब तीसरा फैक्ट जान लीजिए। अब तीसरा फैक्ट जानना है तो आप ये देखिए कि अब जो हमारी जो पृथ्वी है, जो भूपटि है, जो मैंने बताया सबसे ऊपर की परत है, ये 7 बड़े और 6 छोटे टुकड़ों में टूटी हुई है। 6 छोटे टुकड़ों में टूटी हुई है। और हमारी जो पृथ्वी जो है 7 बड़े और 6 छोटे टुकड़ों में टूटी हुई है, यानी कि जो हमारा भारत है वो भी किसी टूटी हुई टुकड़े के ऊपर स्थित है। अब ये जो पृथ्वी की जो 7 बड़े और 6 छोटे टुकड़े हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट। क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं हम, टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं। और जो हमारा जो भारत है, भारत जो है हमारा, भारत इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के ऊपर स्थित है। हमारा जो भारत है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के ऊपर स्थित है। अब जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है यूरोपियन प्लेट से टकराती है, तब हमारे भारत में हमारे हिमालय पर्वतों की उत्पत्ति होती है। तो हमारी जो प्लेट है, हमारी जो पृथ्वी के भूपटि है, 7 बड़ी और 6 छोटी प्लेटों में टूटी हुई है। आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है, अब देखिए ये प्लेटें जो है लगातार गति कर रही है। और ये गति क्यों कर रही है, मैंने बताया कि ये गति इसलिए कर रही है कि जो एस्ट्रोस्फीयर है वो पिघल रहा है, पिघली हुई अवस्था में है, प्लास्टिक की तरह है। तो इसमें से लगातार संवहनीय तरंगे, इसमें से क्या होता है, एस्ट्रोस्फीयर से ऊपर की तरफ संवहनीय तरंगे चलती हैं। क्या चलती हैं, संवहनीय तरंगे। अब ये संवहनीय तरंग क्या होती है, ये संवहनीय तरंग क्या होती है, जब इनको कंडेंस, वो मतलब संवहनीय तरंग जो होती है, मतलब ये नीचे से ऊपर की तरफ चलती है। यानी कि जब हमारी जो एस्ट्रोस्फीयर में तापमान ज्यादा बढ़ जाता है, तापमान बढ़ने के कारण जो ये अपवेलिंग की प्रक्रिया होती है, जो मतलब गर्मी जो है ऊपर की तरफ बढ़ती है तरंगों के रूप में, जिसको हम कन्वेंशनल करंट भी बोला जाता है। इनकी उत्पत्ति के कारण जो है, अब ये संवहनीय जो तरंग है इन प्लेटों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करवाती हैं, यानी कि एक स्थान से स्थिर नहीं रखती, इनको चलयमान बना देती है। क्या बना देती है, ये संवहनीय तरंगे इन प्लेटों को गति देती है। ठीक है, तो प्लेटों को गति या ऊर्जा कहां से मिलती है, प्लेटों को चलने के लिए गति और ऊर्जा कैसे मिलती है, संवहनीय तरंग से मिलती है। अब संवहनीय तरंग से प्लेटों को चलने की गति मिलती है, तो प्लेटें कहीं तो चलेंगी। तो देखिए जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, जब दो प्लेटें, अभी ध्यान से समझना, सारा जो खेल है इसी का है। जब ये दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोला जाता है रचनात्मक प्लेट सीमांत। क्या बोला जाता है, रचनात्मक प्लेट सीमांत।
अब देखिए इसमें रचना कैसे हो रही है, रचना कैसे हो रही है, इसमें देखो पहले ये पूरी एक प्लेट थी, अब इसमें एक किनारा, एक सीमांत ये था और दूसरा सीमांत ये था, पर क्या हुआ, प्लेट टूट के अलग हो गई, एक दोनों विपरीत दिशा में जा रही है, तो यहाँ पे 1A और यहाँ पे 2A, दो अलग अलग किनारों का निर्माण हो गया। पहले दो किनारे थे, अब कितने किनारे हो गए, चार हो गए, 1 2 3 4। तो इसे बोला जाता है रचनात्मक प्लेट सीमांत। क्या बोला जाता है, रचनात्मक प्लेट सीमांत, रचनात्मक प्लेट सीमांत। अब ये रचनात्मक प्लेट सीमांत को हम कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन भी बोलते हैं। अब देखिए ये जितने भी दो प्रकार के सीमांत मुख्य हैं, जिन इनके द्वारा ही चट्टानों का निर्माण शुरू होता है। अब दूसरी अवस्था में क्या होता है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के समीप आती हैं, जब दो प्लेटें एक दूसरे के समीप आती हैं, अब ये दोनों एक दूसरे के क्या आ रही है, समीप आती हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, डिस्ट्रक्टिव प्लेट सीमांत, यानी कि विनाशात्मक प्लेट सीमांत। इसे क्या बोला जाता है, विनाशात्मक प्लेट सीमांत। ठीक है, इसे बोलता है। अब जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो क्या बनता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है। क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है। और एक प्लेट दूसरे के अंदर टूट के नीचे घुसेगी तो टेंशन बढ़ेगी, दबाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ने से क्या होता है, ज्वालामुखी का उद्गार होता है। और ज्वालामुखी उद्गार में से क्या निकलता है, मैग्मा निकलता है। अब ये मैग्मा जो निकलता है पृथ्वी की सतह पर आके लावा कहलाता है, और लावा परत के रूप में पूरे पृथ्वी के ऊपर बस जाता है। और इससे क्या होता है, हमारी पृथ्वी के ऊपर आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, सबसे पहले आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। इसी प्रकार से जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो भी ये मैग्मा धीरे धीरे बाहर आने लगता है, और धीरे धीरे बाहर आने लगता है, और पृथ्वी में जो है, पूरी पृथ्वी में दरारीय उद्गार के रूप में पूरी पृथ्वी में फैल जाता है। तो जो ये प्लेट सीमांत है, पॉइंट नंबर जो 3 है, आपको समझाता है कि जब प्लेटें, जो हमारी पृथ्वी की भूपट्टी जो टूटी हुई है, जब इसमें दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तब भी पृथ्वी के अंदर से एस्ट्रोनोस्फेयर से मैग्मा बाहर आएगा। और जब ये प्लेटें जब एक दूसरे के अंदर समाएंगी तो भी टेंशन क्रिएट होगी और ज्वालामुखी फटेगा, और ज्वालामुखी फटने से एक तरह से चट्टानों का निर्माण होगा। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया, 2 पॉइंट। अगला पॉइंट देखिए, अब सारा गेम मैंने बताया किसका है, इन्हीं का है, कि जो चट्टाने हैं हमारी इन्हीं दो सीमांतों से बाहर बनना शुरू होती हैं, विनाशात्मक सीमांत और इसमें। तो जब हमारी जो पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी है उसके जो पूरे खंडों में टूटी हुई है, हमारी जो भूपटल है, जो हमारी भूपटल 7 बड़े पीसों में और 6 छोटे पीसों में टूटी हुई है। और इसमें ये जो पीस हैं, इसके जो पीस है जिनको हम प्लेट बोलते हैं, ये एक दूसरे से या तो दूर जा रहे हैं या एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, और इसी के कारण जो है पृथ्वी के नीचे से मैग्मा बाहर आ रहा है। तो इसी के मैग्मा बाहर आने से क्या होता है कि पृथ्वी में सबसे पहले कौन सी चट्टान बनती है, पृथ्वी में सबसे पहले बनती है हमारी आग्नेय चट्टान। अब आग्नेय चट्टानों को मैं तीखे किनारों के रूप में दिखा रहा हूं। सबसे पहले बनती है हमारी आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान बनती है, इसको हम इग्नियस रॉक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक, इसे हम इग्नियस रॉक भी बोलते हैं। उसके बाद आग्नेय चट्टान बनने के बाद जो हमारी जो दूसरी चट्टान बनती है वो बनती है अवसादीय चट्टान। कौन सी बनती है, दूसरी हमारी बनती है अवसादीय चट्टान। ये देखिए परतों के रूप में बनती है। किसके रूप में बनती है, परत। इसका निर्माण जो होता है परत दर परत होता है इसका निर्माण जो होता है परत दर परत होता है, एक परत के बाद। इसे बोलते हैं अवसादीय चट्टान, अवसादीय चट्टान। इसको हम सेडिमेंट्री
रॉक भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक भी बोलते हैं। अवसादी चट्टान बनती है, ठीक है। इसको मैंने देखा परतों परतों के रूप में इसका निर्माण देख सकते हो, एक परत लगती है फिर दूसरी परत होती है, और तीसरे में जो हमारी चट्टान बनती है वो बनती है कायांतरिक चट्टान। कायांतरिक चट्टान जिसको मैं गोल किनारों के रूप में दिखा रहा हूं, इनका निर्माण जो होता है, इनको हम रूपांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक भी बोलते हैं। रूपांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक रॉक भी बोलते हैं। अब सबसे पहले दरारीय उद्गार से कौन सी चट्टान बनेगी, इग्नियस रॉक। जैसे ही मैग्मा जो हमारा मैग्मा है, मैग्मा, अब देखिए जो जमीन के नीचे रहेगा वो मैग्मा होगा, और जो सरफेस में आ जाएगा वो लावा हो जाएगा। मैग्मा सरफेस में आता है तो सबसे पहले कौन सी चट्टान बनाएगा, वो इग्नियस रॉक्स बनाएगा। अब मैं चट्टानों के चक्र को समझाने लग गया आपको, देख लो ध्यान से समझो, चट्टान के चक्रों को आपको पूरा समझ आ जाएगा कि सृष्टि के अंदर इस चक्कर जो चट्टानें जो है बार बार बनती है और विनाश कैसे होता रहता है। अब चट्टानें जो है इग्नियस रॉक्स बनती हैं। पहले बनती है हमारी आग्नेय चट्टानें, ठीक है, हमारी आग्नेय चट्टानें बनेगी, आग्नेय चट्टानें। अब आग्नेय चट्टानों के ऊपर क्या होता है, अपर्दन होगा, अपर्दन, और क्या होता है, अपक्षय। और अपर्दन को हम क्या बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं, इरोजन। और अपक्षय को हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग, वेदरिंग। अब आगे अपर्दन इग्नियस रॉक के ऊपर क्या होगा, अपर्दन और अपक्षय होगा। आपको पता है अपर्दन किससे होता है, अपर्दन होता है, अपर्दन के कारक क्या क्या है, जैसे कि रिवर, हमारी रिवर हो गई, विंड हो गई, नदी, वायु, ग्लेशियर यानी कि हिमानी, और भूमिगत जल, भूजल, और समुद्री लहरें, समुद्र की लहरें, समुद्र की लहरें। ये जो सब जो है हमारे हमारे क्या करते हैं, हमारे इरोजन करते हैं। ये सारे तत्व हमारे क्या करते हैं, इरोजन करते हैं। जबकि जो वेदरिंग है, जिसको हम अपक्षय बोलते हैं, वेदरिंग कौन करता है, वेदरिंग करते हैं हमारे जलवायु, यानी कि हमारे जलवायु मतलब हमारे मौसम, क्लाइमेट, यानी कि वर्षा जल। जब कोई भी तत्व अपने ही स्थान में टूटने फूटने लगता है तो उसको क्या करते हैं, जलवायु के प्रभाव से जब कोई भी तत्व टूटने पड़ता है उसको बोलते हैं हम वेदरिंग। तो जब अपर्दन और अपक्षय के द्वारा ही चट्टानें कटने लगती है, टूटने लगती हैं, तो क्या होता है कि इसमें से क्या निकलता है, सेडिमेंट निकलता है। क्या निकलता है, सेडिमेंट निकलता है, सेडिमेंट निकलता है। क्या निकलता है, सेडिमेंट, जिसको हम बोलते हैं तलछट। आप नदी में तो कभी गए होंगे, नदी में आपने देखा होगा कि नदी में अगर हाथ डालेंगे तो आपको बहुत सारी मट्टी, गारा, बालू मिलेगा, तो वो सब तलछट होता है। वो क्या होता है, तलछट होता है, तलछट। इसको हम अवसाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवसाद। और अवसाद को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, सेडिमेंट लिखते हैं। वी कैन यूज द वर्ड सेडिमेंट फॉर द तलछट। अब क्या होता है, इस तलछट के ऊपर, इस तलछट का धीरे धीरे जमाव होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे जमाव होना शुरू हो जाता है। और ये तलछट जो है बाद में किसके रूप में परिवर्तित हो जाता है, हमारे अवसादीय चट्टानों के रूप में। किसके रूप में परिवर्तित हो जाता है, अवसादीय, यानी कि जब जमने लगता है इसके ऊपर क्या पड़ना है, इसका संयोजन होने लगता है और संघनन होने लगता है। इसका संयोजन और संघनन होने लगता है, कैसे, परत दर परत। इसका जो क्या होता है, परत दर परत संयोजन और संघनन होने लगता है। इसका परत दर परत इसका संयोजन है, संघनन होने लगता है। तो परत दर परत इसका संयोजन और संघनन होने लगता है, यानी कि सीमेंटिंग एंड कॉम्पैक्टिंग इसकी जब होने लग जाता है, तो ये जो है हमारे परतों के रूप में इकट्ठा होने लगती है। तो इसी चट्टान को हम क्या बोलते हैं, परतदार चट्टान भी बोलते हैं, अवसादी चट्टान भी बोलते हैं। ये कृषि के लिए बड़ी उपजाऊ होती है। जब अवसादी चट्टानों के ऊपर ताप व दाब, यानी कि टेम्परेचर
और प्रेशर पड़ने लगता है, टेम्परेचर और प्रेशर पड़ने लगता है जब ये एक परत के ऊपर दूसरी परत, दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत, तीसरी परत के ऊपर चौथी परत इकट्ठा होने लगती है, तब ये चट्टान क्या हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। इतना ताप और दाब हो जाता है कि रूपांतरित हो जाती है। इसको ऐसे समझो, जब आप चावल बनाते हो ना प्रेशर कुकर में, तो नीचे से ताप देते हो और ऊपर से दाब देते हो, क्योंकि गैस तो बाहर ही निकलने देते हैं। तो हमारा जो चावल है जिसको पकने में काफी टाइम लगता है और दांत से तोड़ने में बहुत ताकत लगती है, वो तुरंत पक जाता है, उसका रूपांतरण हो जाता है ना, चावल जो है भात के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो वैसे ही जब चट्टानों के ऊपर, अवसादी चट्टानों के ऊपर ताप और दाब लगता है, वो रूपांतरित हो जाती है। जैसे कि चूना पत्थर जो होता है वो संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है, जिससे ताजमहल बना है। तो चूना जो है संगमरमर में बदल जाता है। ठीक है, अब जब ये रूपांतरित चट्टाने जो हैं, जो रूपांतरित चट्टाने जो हैं, जब इनके ऊपर पुनः पुनः अधिक दाब पड़ने लगता है, अधिक दाब पड़ने लगता है इनके ऊपर, जब ये ताप और दाब लगातार बढ़ता रहता है, तो तब इनका क्या होता है, इनके ऊपर अब ये और दाब नहीं सह सकती, तो इनका ये क्या बन जाती है, ये मैग्मा में परिवर्तित हो जाती है। पुनः पुनः किस में परिवर्तित हो जाती है, मैग्मा में। अब भाई मैग्मा कैसे, भाई चट्टान के ऊपर तुम एक सीमा तक ही तो दबाव डाल सकते हो। जब आप दबाव बढ़ाते रहोगे तो तापमान भी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और तापमान बढ़ने के कारण क्या होता है, पुनः पिघलने लगती है, दोबारा से पिघलने लगती है। और जब पिघलने लगती है ये मैग्मा बन जाती है, तब पिघलने लगती है तो मैग्मा बन जाती है, और मैग्मा बन जाती है तो पुनः ये या तो मैग्मा चैम्बर में रहती है, या तो फिर ये शीतलन की तरफ बढ़ जाती है, या तो ये शीतल हो जाती है, शीतल पृथ्वी की सतह पर आकर शीतल हो जाएंगी और फिर दोबारा से इग्नियस रॉक में परिवर्तित हो जाएंगी, या फिर मैग्मा के रूप में ही स्थिर रहेंगी। तो ये एक प्रकार का चक्र चलता रहता है। परंतु यहां पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि कोई भी चट्टान किसी भी रूप में कन्वर्ट हो सकती है। अब जैसे अवसादीय चट्टाने हैं, तो ये सीधा अवसादीय चट्टाने सीधा आग्नेय चट्टानों में भी परिवर्तित हो सकती है, जब इसके ऊपर ताप और दाब पड़ता है। ताप और दाब पड़ेगा तो ज्यादा, तो ये सीधा इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, और इग्नियस रॉक्स के ऊपर जब हमारा अपर्दन के कारक काम करेंगे, अपर्दन, इरोजन एंड वेदरिंग काम करेगी, तो ये सीधा अवसादीय चट्टानों में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो हमारी रूपांतरित चट्टाने हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, ये भी ताप और दाब बनने, इनके ऊपर जब अपर्दन और अपक्ष, अपर्दन यानी कि किसी भी चीज का घिसाव या कटाव को हम क्या बोलते हैं, अपर्दन होता है। तो ये पुनः अवसादीय चट्टानों में परिवर्तित हो सकती हैं। ये पुनः किसमें परिवर्तित हो सकती है, अवसादीय चट्टानों में। तो इसी प्रकार से ये जो रॉक साइकिल है हमारी पृथ्वी में लगातार चलता रहता है, और एक चट्टान के बाद दूसरी चट्टान, और दूसरी चट्टान के बाद सबसे पहले निर्माण करती है। तो इसीलिए अग्नि चट्टान जो है, इसको सदैव हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक चट्टाने बोलते हैं, क्योंकि ये चट्टान निर्माण की प्रथम अवस्था को दर्शाती हैं। दूसरे नंबर की जो चट्टाने होती हैं हमारी, क्या होती हैं इस चक्र की, हमारी अवसादी चट्टाने होती हैं, जो चट्टान निर्माण की दूसरी अवस्था को दिखाती है। और तीसरे नंबर की जो हमारी चट्टाने होती हैं वो होती है हमारी रूपांतरित चट्टाने, जो कि चट्टान निर्माण की जो चक्र की तीसरी अवस्था को दिखाती है। और ये चक्र लगातार पृथ्वी में चलता रहता है। जब ये मैग्मा पुनः पृथ्वी की सतह पर आके शीतल हो जाता है, तब दोबारा से इग्नियस रॉक्स का निर्माण करता है। तो भारत में कई सारी चट्टाने हैं, जैसे कि दक्षिण का जो पठार है हमारा, जो दक्षिण का पठार है वो भी एक अग्नि चट्टान से बना है, जिसको बेसाल्ट बोलते हैं। और बेसाल्ट के अपर्दन से हमको दुनिया की सबसे उपजाऊ काली मिट्टी प्राप्त हुई है, जिसमें हम कपास की खेती करते हैं। ठीक है, तो यही जो चट्टानों का चक्र है, इसी चट्टानों के चक्र के माध्यम से ही हमारी पूरी पृथ्वी में लगातार चट्टाने बनती और अपरदित होती हैं और रूपांतरित होती है, और रूपांतरित के दोबारा बाद वो अग्नि है, यानी कि
आग या मैग्मा या गर्म मैग्मा या लावा में परिवर्तित होकर अपने शून्य में पहुंच जाती हैं। तो यही हमारा चट्टानों चक्र था। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करके मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।